Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you civics of class 7th, chapter 1, democracy. So let's start. You must have heard on radio or seen on TV or must have read that India is one of the largest democratic countries of the world, whereas China has a non-democratic form of government. आपने रेडियो पर सुना होगा या टीवी पर देखा होगा या पढ़ा होगा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है, जबकि चाइना में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अर्थात डिक्टेटरशिप है वहाँ पर। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में स्टडी करेंगे, जो प्रेजेंट वर्ल्ड में गवर्नमेंट के सबसे फेमस रूप हैं। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की प्रमुख विशेषताओं की स्टडी करेंगे कि यह दुनिया में सरकार का सबसे फेमस रूप क्यों है और क्या चीज़ इसे अन्य सरकार से बेटर बनाती है। डेमोक्रेसी। द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोज विच मीन्स पीपल एंड क्रातोस मीनिंग द पावर। डेमोक्रेसी शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है, डेमो जिसका अर्थ है लोग और क्रेटोस का अर्थ है पावर। डेमोक्रेसी मीन्स लोगों द्वारा शासन करना। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक रूप है जिसमें रूलिंग पावर लोगों के हाथ में होती है और गवर्नमेंट उन लोगों के लिए आंसरेबल होती है जो इसे संवैधानिक माध्यम से चेंज कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज indirect democracy. Now we will discuss about first direct democracy. This is the oldest and the real form of democracy in which the people directly participate in managing the affairs of the state. यह डेमोक्रेसी का सबसे पुराना और वास्तविक रूप है जिसमें लोग डायरेक्टली स्टेट के मामले को मैनेज करते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी प्राचीन ग्रीक सिटी स्टेट्स में थी। इन सिटी स्टेट्स में बहुत कम पॉपुलेशन होती थी, इसलिए सभी एडल्ट सरकार के मामलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अब सिटी स्टेट्स को नेशन स्टेट्स में रिप्लेस कर दिया गया है और स्टेट्स की पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी अधिक पॉपुलर नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर करते हैं और उनके माध्यम से वे अपने प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिनिधि अपनी पावर्स के प्रयोग के लिए लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दिनों इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। द सीड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर आर्ग्यूएबली सोन इन द रोमन रिपब्लिक। इस डेमोक्रेसी के बीज को रोमन गणराज्य में बोया गया था। मीन्स डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग रोमन रिपब्लिक से हुई थी। प्राचीन भारत के महाजनपदों के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों और तत्वों का भी तर्क दिया गया है और स्थानीय संघों, गणों और पंचायतों में भी, जो भारत में सदियों से मौजूद है। हालांकि पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो केवल अपर क्लास पीपल को ही दिए गए थे। इन गणराज्यों में पावर्स आमतौर पर बेस्ट क्लास के हाथों में होती थी, इसलिए इस सिस्टम को संभवतः एक क्लीन वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के मामले में पिक्चर ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। एक पंचायत संक्षेप में गांव के एल्डर्स के एक ग्रुप द्वारा मध्यस्थता वाले शहर के लोगों की एक मीटिंग है और यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज ओलिगार्की? यह पावरफुल लोगों के एक स्मॉल ग्रुप की सरकार है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी शब्द का इन्वेंशन एथेनियंस ने अपनी सरकार की प्रणाली को परिभाषित करने के लिए किया था, लगभग 508 BC में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। थ्रू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेजेस।
First is the earlier phase. The story of democracy began at least 2 countries ago in 1789 after the French Revolution. डेमोक्रेसी की स्टोरी एटलीस्ट 2 सेंचुरीज पहले 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई थी। हालांकि इस पॉपुलर विद्रोह ने फ्रांस में एक सुरक्षित और स्थिर लोकतंत्र स्थापित नहीं किया, लेकिन इसने पूरे यूरोप में लोकतंत्र के लिए संघर्षों को इंस्पायर किया। लगभग उसी समय नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अगले कुछ वर्षों में ये उपनिवेश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाने के लिए साथ आ गए। उन्होंने 1787 में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। यूएसए मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका 1965 तक एक आंशिक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा, क्योंकि वोट डालने का अधिकार बहुत कम लोगों तक सीमित था। सेकेंड पॉइंट इज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म गिव अ बिग बूस्ट टू द डेमोक्रेसी. Many of the newly independent countries became independent after the Second War in 1945. उपनिवेशवाद के अंत ने डेमोक्रेसी को एक बड़ा बढ़ावा दिया। 1945 में सेकेंड वॉर के बाद कई नए स्वतंत्र देश स्वतंत्र हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत लोकतंत्र के लिए एक टेम्परेरी विक्ट्री थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति ने लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ महीनों की शुरुआत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अल्टीमेटली वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी की जीत थी। नाउ आई विल टेल यू अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. In indirect democracy, people elect their representatives on the basis of universal adult franchise who carry on the affairs of the government. Indirect democracy वो होती है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनते हैं, जो सरकार के मामलों का संचालन करते हैं। The Second World War promoted the process of decolonization. Many newly independent countries of Asia and Africa adopted democracies. India became a democratic republic in 1950. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। एशिया और अफ्रीका के कई नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने लोकतंत्र को अपनाया। 1950 में इंडिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। Do you know Republic? A form of government in which the head of the state is elected. सरकार का एक रूप जिसमें स्टेट का हेड चुना जाता है। थर्ड पॉइंट इज recent phase. New waves of democracy swept across Europe in the 1970s and late 1980s, when representative governments were instituted in the nations of the Southern, Central and Eastern Europe respectively. 1970s और लेट 1980s में पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी की एक नई लहर उठी, जब प्रतिनिधि सरकारों को क्रमशः सदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के राष्ट्रों में स्थापित किया गया था। लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट, ताइवान और साउथ कोरिया और कुछ अरब और अफ्रीकी राज्य, विशेष रूप से लेबनान और फिलिस्तीनी अथॉरिटी, ये सब 1999 और 2000 के दशक में लिबरल डेमोक्रेसी की ओर बढ़े। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू द कम्युनिस्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी. सोवियत संघ के विघटन ने कम्युनिस्ट कंट्रीज को डेमोक्रेसी अपनाने के लिए एक बड़ा बढ़ावा दिया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे और इसके विघटन के बाद उनमें से अधिकांश लोकतंत्र बन गए। आफ्टर 90s बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों ने आर्मी रूल से डेमोक्रेसी में बदलाव किया। स्टोरी ऑफ नेपाल डेमोक्रेसी. नेपाल हैज़ सीन रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades. Until 1990, Nepal was a monarchy running under the executive control of the king. नेपाल ने 2 दशकों के दौरान तेजी से पॉलिटिकल चेंजेस देखे। 1990 तक
नेपाल राजा के कार्यकारी नियंत्रण में चल रहा एक राजतंत्र था। 1990 में एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ राजा बीरेंद्र को कम्युनिस्ट आंदोलन का सामना करना पड़ा। फिर राज्य के हेड के रूप में राजा और गवर्नमेंट के हेड के रूप में प्राइम मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट्री मोनार्की बनाकर लार्ज स्केल पर राजनीतिक सुधारों के लिए एग्री हो गए। बट वह 2001 में मारा गया। नया राजा लोकतांत्रिक शासन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए फरवरी 2005 में नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। फिर सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी लोगों से जुड़ गईं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। ऑन December 10, 2007, the interim parliament passed a bill that would make Nepal a federal republic, with the prime minister becoming head of state. 10 दिसंबर 2007 को अंतरिम संसद ने एक बिल पास किया जिसमें नेपाल एक संघीय राज्य बन जाएगा और इसमें प्राइम मिनिस्टर राज्य के हेड होंगे। 28 मई 2008 को नेपाल में लॉ मेकर्स ने मोनार्की को लीगली समाप्त कर दिया और देश को गणतंत्र डिक्लेयर कर दिया, जिससे हिमालयी राष्ट्र 239 ईयर्स के शाही शासन का अंत हो गया। फॉर्मर कम्युनिस्ट रिबेल्स के नेतृत्व में नवनिर्वाचित विधानसभा ने अपनी फर्स्ट मीटिंग में मेजोरिटी के साथ इसको अपनाया। म्यांमार, another Asian country, is also fighting for democracy. In 1990, elections were held in Myanmar, but the military leader refused to step down. एक और एशियन कंट्री म्यांमार भी डेमोक्रेसी के लिए फाइटिंग कर रहा था। 1990 में म्यांमार में इलेक्शन हुए, बट मिलिट्री लीडर ने पद छोड़ने से मना कर दिया। As studied, more and more countries of the world are turning to democracy. अध्ययन के अनुसार दुनिया के अधिक देश डेमोक्रेसी की ओर रुख कर रहे थे। 2005 तक लगभग 140 कंट्रीज बहुदलीय चुनाव कर रहे थे, लेकिन आज भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां लोग फ्री नहीं हैं। वे पॉलिटिकल, सिविल और सोशल राइट्स को एंजॉय नहीं करते। Students, now I will tell you about features of democracy or why do we need democracy. In the first phase of the chapter, we have studied about democracy and its expansion. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डेमोक्रेसी और उसके विस्तार के बारे में पढ़ा है और हमने यह भी पढ़ा है कि अधिक से अधिक देश सरकार के इस रूप को अपना रहे हैं। अब चैप्टर के नेक्स्ट फेज में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि देश इस प्रकार की गवर्नमेंट को क्यों अपना रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट। डेमोक्रेसी लोगों की इच्छा पर आधारित होता है और यह उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फैक्ट यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के हितों को इग्नोर नहीं कर सकती। प्रशासन चलाने के लिए गवर्नमेंट जनहितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज और प्लान्स बनाती है और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर डिक्टेटरशिप एक व्यक्ति या ग्रुप की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। सेकंड पॉइंट इज वेलफेयर ऑफ ऑल। Democratic government does not look after the interest of any particular caste, class or group. Rather, it looks after the interest of all and provides equal opportunities to all for their development. Democratic government किसी विशेष जाति, वर्ग या समूह के हितों की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि यह सभी के हितों की देखभाल करती है और उनके डेवलपमेंट के लिए सभी समान अवसर प्रदान करती है। गवर्नमेंट सभी के कल्याण के लिए इकोनॉमिक और सोशल प्लान्स बनाती है। इन केस यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग नेक्स्ट इलेक्शंस के दौरान इसे चेंज कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप एक ग्रुप या एक व्यक्ति के हित को देखता है। लोग डिक्टेटर को चेंज नहीं कर सकते। यह केवल एक क्रांति के माध्यम से पॉसिबल है कि डिक्टेटर को बदला जा सके। थर्ड पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट।
Democratic government is a responsible government. The representatives elected by the people on the basis of universal adult franchise remain responsible to the people, and in case they do not remain responsible before the people can change them during the next elections. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, और अगर वे लोगों के सामने रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते तो जनता उन्हें नेक्स्ट इलेक्शंस के दौरान चेंज कर सकती है। दूसरी ओर डिक्टेटरशिप एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि तानाशाह लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज possibility of good laws. In a democratic government, the representatives have direct relation with the people, therefore they properly understand their problems and interest. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों में लोगों के साथ सीधा संबंध होता है, इसलिए वे उनकी समस्याओं और हितों को ठीक से समझते हैं। वे असेंबलीज में और पार्लियामेंट में लोगों के हितों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा गुड लॉज को पास करने की कोशिश करते हैं, और डिक्टेटरशिप में केवल डिक्टेटर के अकॉर्डिंग ही कानून पास किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल एजुकेशन। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स एजुकेटिव वैल्यू। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वैल्यू इसकी एजुकेटिव वैल्यू है। इलेक्शंस और अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लोगों को इंटेलिजेंट और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाती है, और तानाशाही के अंडर लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पॉलिटिकली अवेयर होने का कोई चांस नहीं दिया जाता। डू यू नो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? इसके अंडर नागरिक को विशिष्ट एज में मतदाता के रूप में रजिस्टर किया जाता है, और उसे बिना किसी भेदभाव, जैसे वह कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, मैन हो या वुमन हो, सभी को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। इन डेमोक्रेसी द राइट्स एंड द लिबर्टीज ऑफ द पीपल आर वेल सेफगार्डेड। डेमोक्रेसी में अधिकारों और लोगों की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है। लोगों को बिना किसी डर के अपने व्यूज़ को बताने की फ्रीडम दी जाती है। वे गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी लोगों को इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। डेमोक्रेसी लोगों के बीच भाईचारे को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। ऑन द अदर हैंड, डिक्टेटरशिप के अंडर व्यक्तिगत अधिकारों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, और इसमें लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए फ्री नहीं होते। सेवंथ पॉइंट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी परामर्श और चर्चा पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, एक लोकतांत्रिक डिसीजन में हमेशा कई व्यक्ति डिस्कशन और मीटिंग्स में शामिल होते हैं। जब कई लोग एक साथ होते हैं तो वे किसी भी डिसीजन में मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने में सक्षम होते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसा कि ज़्यादातर डिसीजंस डिस्कशंस द्वारा लिए जाते हैं, यह जल्दबाजी या गैर जिम्मेदार डिसीजंस के चांस को भी कम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, यदि लिया गया डिसीजन लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है तो उन्हें इसका विरोध करने का अधिकार है, और वे सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। बट इस तरह की लिबर्टी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अवेलेबल नहीं है। एट्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ऑल द सिटीजन्स सम बेसिक राइट्स थ्रू विच दे कैन गिव देयर ओपिनियन। डेमोक्रेसी सभी नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स प्रदान करता है जिसके थ्रू वे अपनी राय दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका प्रदान करता है, और यदि प्रतिनिधि उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते तो उन्हें चेंज करने का भी चांस मिलता है। थर्ड पॉइंट,
संसद में सभी मेंबर्स को अपनी राय देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार प्रदान करता है। नाइन्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज द पीपल टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। लोकतंत्र गवर्नमेंट के अन्य रूपों से बेटर है क्योंकि यह लोगों को अपनी गलती को सुधारने की परमिशन देता है। देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन ए डेमोक्रेसी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं की जा सकती। सरकार का कोई भी रूप इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लोकतंत्र में यही फ़ायदा है कि ऐसी मिस्टेक्स को लॉन्ग टाइम तक नहीं छिपाया जा सकता। इन मिस्टेक्स पर पब्लिक डिस्कशन की ज़रूरत है और इसमें सुधार की भी ज़रूरत होती है। या तो रूलर्स को अपने डिसीजंस चेंज करने होंगे या रूलर को ही बदला जा सकता है और यह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सभी नागरिक चाहे वो रिच हों या पुअर, एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड, सभी एक समान होते हैं। सेकंड पॉइंट, लोग रूलर के सब्जेक्ट नहीं हैं बल्कि वे स्वयं रूलर हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलर्स के खिलाफ विरोध करने पर लोगों को मारा जा सकता है या फिर घायल भी किया जा सकता है। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.